देर रात तक न जाने कितनी पुरानी यादों के साथ मैं तिल तिल कर जीता व मरता रहा। कभी मित्र संग गुजारी हुई मीठी यादें मन को खुशियों से भर देती है और ऐसा लगता जैसे वह सामने बैठकर मुस्कुरा रहा हो, तो दूसरे ही पल वीरानी रात टिट्टियों की आवाज़ और जलती चिता का परिदृश्य सब कुछ जैसे जीवन का मोह छीन लेती हो। वैराग्य सा होने लगा जीवन से, और हो भी कैसे न। कल तक जिस मित्र के साथ रिटायरमेंट के बाद के जीवन के सपने संजोए करता था, उसने मेरी ही बाहों में दम तोड़ा और उन्हीं कंधों ने उसे शमशान भूमि तक पहुंचाया था। भला ये कैसा जीवन है? क्या यही अंतिम सत्य है? यदि हाँ, तो फिर यह यत्न कैसा? बड़ी ही उलझनों में ना जाने कैसी रात कटी और कब आँख लग गई पता ही ना लगा। मित्र का घर मेरे घर के ठीक सामने ही था, इसलिए सुबह सुबह उन रिश्तेदारों का आना जाना जो किसी कारणवश न आ पाए थे, किसी उलझन के कारण आज अपनी व्यवस्था बताते हुए जानबूझकर कल नहीं पहुंचे, लेकिन मजबूरीवश लोक लज्जा देख आज दिखावे की खातिर सही आकर पहुंचे और आते ही ऐसे दहाड़े मार मार कर रोने लगे जैसे अब बस वही अपने प्राण त्यागने वाले हैं। लेकिन ये सब सिर्फ पल दो पल के खातिर, फिर उसके बाद सब कुछ सामान्य। कैसे झूठे रिश्ते हैं? क्या यही समाज है? क्या इन्हीं की खातिर पूरी उम्र हम इतनी मेहनत और इसी खुशी के लिए मशक्कत करते हैं, जिन्हें हमारे पश्चात अंतिम क्रिया के लिए भी समय नहीं है? वारे दुनिया, अब रिश्तों से घिन सी आने लगी। मेरी ओझल और भीगी हुई आंखों में समाया हुआ दर्द श्रीमती जी भाप गई और मुझे अपनी बातों में उलझाने का विफल प्रयास करने लगी, और थक हारकर उसने जाकर मेरी शिकायत पिताजी से कर दी। बूढ़े पिता ने पहले मुझे पास बिठाया, फिर समझाकर खुद रुंधे गले से समाज का सत्य समझाया। एक पल उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वह खुद अपनी मृत्यु के पश्चात की सोच में डूब गए हो, जिसे मैंने तुरंत भाप लिया और अपने आप को संभालते हुए उस कमरे से बाहर निकला। तभी मैं बाहर झांक कर देखता हूं, तब मेरे मित्र के घर भारी भीड़ का जमावड़ा देख मुझे बड़ी चिंता हुई और मैं वहां जाकर देखता हूं कि वहां चिंता नहीं चिंतन का विषय था। सभी लोग किसी खास विषय पर चर्चा करते दिखे। मैं भी कौतूहलवश रुक गया। चर्चा का मुख्य विषय था नौकरी दोनों बेटों में किसे दी जाए और बाकी पैसों को किसे दिए जाए। पूरा जनसमूह दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा था। तभी छोटा बोला, अंकल आप ही बताइए कि किसको क्या मिलना उचित होगा। मेरे काटो तो खून नहीं। कल तक जिस परिवार में मित्र के ठीक होने की दुआएं थी, आज वहां बंटवारे का माहौल था। आखिरकार लाखना नुकुर के बाद मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। अंततः तय हुआ कि छोटे को नौकरी और बड़े को पैसा मिलेगा। माँ छोटे के पास रहेगी, बहन को भोपाल का मकान दिया जाएगा। शांतिपूर्वक सभी कार्यक्रम निपटाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। इसके साथ सभा की समाप्ति हुई और लोगों ने मुझे एक उम्दा निर्णायक घोषित करते हुए मुझे सबसे अच्छा मित्र की अभिव्यक्ति दी, जो मुझे बहुत खल रहा था। काफी सोच विचार के बाद मैं वहां से चला आया, अपने अंतर्मन के अंतर्द्वंद के साथ। बहुत हुआ बंटवारा, मेरा मन खिंसा था। तड़के सुबह ऐसी पंचायत और उसका निर्णायक होना मुझे बहुत ही खल रहा था, लेकिन शायद ये करना मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि कल तक हम दोनों यारों ने जिस परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने का सपना देखा था, उसके गुजरने को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, या यूं कहूं कि चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई कि मैं खुद उस घर के दो हिस्सों का गवाह बन बैठा। समझ नहीं आ रहा था कि पछतावा करूं या फिर अपने आप को कैसे मनाऊं, लेकिन जो भी था सब कुछ हकीकत में घट रहा था। कुछ बुजुर्गों ने इस बंटवारे का हिस्सा न बनना चाहा और वह आकर मेरे आंगन में पिताजी के साथ का लुत्फ उठाने लगे। मेरी पत्नी भी उन सब बातों से अनजान उन मेहमानों की सेवा में लग गई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे लौटते देखा, तब एक समझदार बुजुर्ग ने मेरी व्यथा को भाप मुझे समझाते हुए कहा, बेटा 60 तभी तक हो जब तक गांठ लगी हो, मतलब गठरी में जब तक गांठ बंधी रहे तभी तक सब जुड़े रहते हैं, उसके खुलते ही सब कुछ बिखर जाता है। मैं समझ गया और जवाब में हुम मम कहकर आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे पिता ने मुझे रोककर गुस्से में पूछा, अगर बंटवारा हो चुका हो तो जाकर कोई अस्थि भी चुन लाएगा या फिर उसके लिए हम ही चले जाए। बड़ा कड़वा, सत्य और खतरनाक व्यंग था। मैं शांत हो गया और तुरंत आकर तैयार होने लगा। एक बच्चे के हाथ उनके दोनों बेटों और जमाई के साथ इच्छुक लोगों को भी तैयार होने का संदेश भिजवा दिया, जो किसी कारणवश कल नहीं जा पाए थे, और जाकर तैयार होने लगा। लेकिन मेरे कानों में अब भी लोगों की फुसफुसाहट, उनके कड़वे और गंदे विचार परिवार को तोड़ने की मंशा मन में हलचल सी मचा दे रही थी। तैयार होकर जब उनके घर पहुंचा तो इतने बहाने थे कि लोगों के जाने के कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। दोनों बेटों और जमाई के साथ कुछ लोग बड़ी नानुकुर करते हुए तैयार हुए, तो वहीं कुछ लोगों ने ये कहकर अपना पीछा छुड़ाया कि शायद हम अस्थि चुनने का दृश्य ना देख पाए। जिनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई मुझसे भी ज्यादा मेरे दोस्त को और भी कोई चाहते हैं। जानकर खुशी हुई और क्रोध भी आया। खैर, इन सब बातों के लिए समय शेष ना बचा, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरे घर के बरामदे में बैठ बुजुर्ग की मंडली लगी, तो वो अपने अपने बातों में थे, लेकिन समय समय पर हमारी हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए थे। मैं उन लोगों के साथ शमशान भूमि में पहुंचा तो अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगी और एक तेज बवंडर उठा और हमारे चक्कर लगाकर विलुप्त हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मित्र अब तक मेरा इंतजार कर रहा था और आने में देरी को लेकर अत्यंत क्रोधित होकर अपने विलुप्त देह में वायु रूप लेकर अपना क्रोध जता रहा हो।
अस्थि चुनने के समय में और भी बहुत सी अप्रिय घटनाएं हुई जिनका मैं अभी वर्णन नहीं करना चाहता हूं, और इसके लिए समय भी उचित नहीं था, शायद इसलिए मैं उस क्रिया को भी संपन्न कर वापस घर लौट आया। बस सवाल एक ही था कि यह सत्य है जीवन का। पूरे जीवन मनुष्य धरती को नापते फिरता और अंत में एक कलश में आकर ठहर जाता है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।